हमारे लोग हिंसा नहीं करते हैं तो वो हमारे लोग नहीं। मुकदमा दर्ज जिन्होंने हमारी मोटरसाइकिल जलाई है, इन पर मोटरसाइकिल को जलाने का मुकदमा दर्ज, जो पथराव कर रहे हैं, जिनके हाथ में लाठियां है, वो पुलिस के लोग हैं। पुलिस ने उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? ये तो जहां पकड़े हैं सब जाति देख के पकड़े। मुझे सरकार को के झूठ को सच साबित करने में लगा हुआ है। मैं तो पूरा मानता हूँ कि इसमें पुलिस की और प्रशासन की मिली भगत है। तो जांच कराओ ना, सीबीआई जांच। तो पुलिस सीबीआई जांच कराए, क्या पता लग जाएगा कि किसने क्या किया। तो ये सब एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें कई राजनीतिक दल शामिल हो सकते हैं, और इसलिए मैंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो जाए। जो दूध का दूध पानी का पानी है, एक समाज को गुमराह करने का और समाज का मनोबल तोड़ने का एक सोच। पहले तो मुझे लगता था कि आरएसएस के लोग ही शामिल हैं, बाहर के लोग ही शामिल, दूसरी पार्टी। और मुझे लग रहा है कि कुछ बहुजन समाज के लोग भी शामिल हैं जिनकी राजनीतिक जमीनें खिसक रही है। मुझे भी जेल में उठा के बंद कर दिया, फिर बेल होगी तो एनएसए लगा दिए, तो कोर्ट तय करेगा ना। पुलिस, आप बताओ क्या पुलिस सच्ची होती है? मैं तो ये समझता हूँ कि वो सब बच्चे निर्दोष है। कोर्ट ही तय करेगा ना कि भाई ये दोषी है, निर्दोष है। खून का कतरा कतरा लगा देंगे उन लोगों के लिए जो बेचारे समाज के लिए संघर्ष करने आते हैं। पुलिस सच्ची होती तो मैंने वीडियो डाली है जिस वीडियो में वो बच्चा खुद बोल रहा है जो मरा है, इसकी जान गई है कि भाई मुझे पीटा गया है, उसकी आंतें फट गई। पुलिस झूठ बोलती है। हमने देखा नहीं कि इतने सारे संगठन, इतना बड़ा उत्पात आगरा मचा, क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए? वो लोग उत्पात पचा के एक सांसद घर पे हमला करके चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। अम्बेडकरवादी कभी हिंसा नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मेरे साथ एक खास पर्सनालिटी है, एएसपी पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद। जिस तरीके से लगातार सवालों के घेरे में है, या ये कहें कि चर्चाओं में है, सोशल मीडिया से लेके तमाम टीवी चैनल उनसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि प्रयागराज हिंसा में आखिर उनके कार्यकर्ताओं ने जो हिंसा भड़काई उसके पीछे साजिश है या षड्यंत्र। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से प्रयागराज में जो घटना हुई उसको आप कैसे देखते? देखिए, प्रयागराज की जो घटना है वो निंदनीय है, लेकिन जब उसको हमने करीब से जानने का प्रयास किया और उसको समझने का प्रयास किया, क्योंकि मैं तो प्रयागराज में सर्किट हाउस में था, उस घटना स्थल से लगभग 45 किलोमीटर दूर, और पुलिस से मांग कर रहा था कि भाई मुझे चाहे आप एक गाड़ी में ले चलो, अपनी गाड़ी में ले चलो, सिंगल आदमी को ले चलो, लेकिन मुझे उन परिवारों से मेरी बात करा दो। नहीं ले जा सकते तो उन परिवारों को यहाँ ला के मेरी बात करा दो। मैं वहां से यहाँ चल के आया उनसे मिलने, क्योंकि मीडिया में तो बहुत कुछ चल रहा है। जब तक मैं उनको सुनूंगा नहीं तो मुझे क्या एहसास होगा कि क्या क्या हुआ है। कुछ लोग बताते हैं ये हुआ वो हुआ, लेकिन असल तो जब परिवार बताएगा तभी पता लगेगा जी। तो जब मैं ये सब चीजों में पुलिस के साथ तर्क वितर्क कर रहा था तभी पता लगा कि वहां हिंसा हुई। तो मेरी पहली लाइन ये थी, क्योंकि अम्बेडकरवादी कभी हिंसा नहीं करते हैं। जो फूले साहू पेरियार अम्बेडकर जी को मानते हैं, गुरु रविदास जी को मानते हैं, कभी हिंसा नहीं करते जी। तो मैंने यही कहा कि भाई हमारे लोग हिंसा नहीं करते हैं तो वो हमारे लोग नहीं। और ये सच भी है, जैसे वीडियो जा रही है कि पुलिस के साथ बहुत सारे लोग हैं जो गाड़ियों को पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस भी पत्थर फेंक रही है, मोटरसाइकिलें तोड़ रहे हैं, पुलिस उनके साथ मिलकर मोटरसाइकिलें तोड़ रही हैं, मोटरसाइकिलों में आग लगा रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में, नीले झंडे जला रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं उनको, जिन्हें झंडे जिनकी गाड़ी पे लगे उनको पीट रहे हैं, और एक लड़के की तो पीट पीट के हत्या भी कर दी है, जो शायद जैसा परिवार ने बताया कि वो तो अपने काम पे निकला था, सिर्फ उसको जाति पूछ के कि वो शेड्यूल कास्ट का है, इसीलिए उसको पीट पीट के पत्थरों से, और एक दिन बाद उसकी जान भी चली गई। हालांकि पुलिस पे झूठ बोलती रही कि उसके परिवार का बयान आ गया, ये आ गया, तो परिवार भी कह रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये तो पुलिस ने बताया ना उनको एक्सीडेंट हुआ है। असल तो उसी बच्चे ने एक वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास आई जिसको मैंने लगाया भी ट्विटर पे, उसने बताया कि भाई मेरे साथ यहाँ के लोगों ने मारपीट की है। तो ये सब एक सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें कई राजनीतिक दल शामिल हो सकते हैं, कई वहाँ के स्थानीय संगठन, समाज के ऐसे लोग जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, समाज में जो वहाँ उस तरह के उद्दंडी लोग जिन्होंने उस बच्चे की हत्या की थी, जिस परिवार से मिलने जाने वाला था उस भाई की, तो ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। और इसलिए मैंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो जाए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो आपने एक और बात भी कही कि आप सीएम आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? क्योंकि आप देखेंगे लगातार युवाओं पर रासुका लगाई जा रही है, रासुका एसटी एससी ओबीसी जाति देखकर लगाई जा रही है, या आपको पॉलिटिकल डैमेज करने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं एक सच आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मीडिया को जानना चाहिए जी। मैंने वो धाराएं पढ़ी, किसी के ऊपर रासुका नहीं लगी है।
और रासुका कोई धारा भी नहीं होती है जी। ये तो सरकार जिन लोगों से घबराती है, जिन लोगों को ज्यादा दिन अंदर रखना चाहती है, उन कुछ लोगों पे, मेरे पास तो खुद एनएसए लगी है ना, मुझे पता है। तो क्या तो मीडिया, अब मैं क्या कहूँ, ये कहूंगा कि कम पढ़ा लिखा मीडिया तो ये भी गलत है जी। भाई। अगर वो एफआईआर कॉपी नहीं पढ़ पा रहा है कि राशुका, वो एक ही, ये तो पॉलिटिकल भाषा होगी कि राशुका लगा दी गई है अगर, तो ये नहीं पता राशुका लगती कब है, लगाते कैसे हैं, उसके लिए परमिशन की किसकी जरूरत पड़ती है, तो वो कैसे जो है किन लोगों पे लगाई जाती है, जो उस घटना के मास्टरमाइंड होते हैं उन पे लगाई जाती है। तो ये सब चीजें, ये समाज में जो है एक समाज को गुमराह करने का और समाज का मनोबल तोड़ने का एक सोचा समझा वो है। और इसमें पहले तो मुझे लगता था कि आरएसएस के लोग ही शामिल हैं, बाहर के लोग ही शामिल, दूसरी पार्टी, और मुझे लग रहा है कि कुछ बहुजन समाज के लोग भी शामिल हैं जिनकी राजनीतिक जमीनें खिसक रही हैं। वो भी एक ही सुर में बोल रहे हैं। आज तो ऐसा लग रहा है कि यही नहीं पता लग रहा है कि वो इधर है या इधर है। भाई इन्हीं लोगों का वोट लिया आपने, इन्हीं लोगों को लंबे समय तक इन्हीं लोगों की राजनीति की, आज इन पे मुसीबत आई है तो आप उनको मदद करने के बजाय उल्टा उनको जो है उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हो। मैं तो ये समझता हूँ कि वो सब बच्चे निर्दोष हैं, कोर्ट ही तय करेगा ना कि भाई ये दोषी है निर्दोष है। मुझे भी जेल में उठा के बंद कर दिया, फिर बेल होगी तो एनएसए लगा दिए, तो कोर्ट तय करेगा ना। पुलिस, आप बताओ क्या पुलिस सच्ची होती है? पुलिस सच्ची होती तो मैंने वीडियो डाली है जिस वीडियो में वो बच्चा खुद बोल रहा है जो मरा है, जिसकी जान गई है, कि भाई मुझे पीटा गया है, उसकी आंतें फट गई इसलिए उसकी जान गई है। लेकिन पुलिस ने तो उसके फादर को भी डरा के बयान दिलवा दिया, उसके भाई को भी डरा के बयान दिलवा दिया। पुलिस का बयान है कि तो वहां घटनास्थल पे था नहीं, तो उसको एक्सीडेंट हुआ हुआ है। तो पुलिस को मैं अच्छा मानू क्या? जो पुलिस झूठ बोलती है, जो हमेशा से जो है सरकार के पक्ष में खड़ी रही। हाथरस की घटना हो, एडी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या बयान दिया कि रेप नहीं हुआ है, उसी पुलिस ने जो है उस सब को जला दिया। तब आज वो पुलिस अच्छी लग रही है इन दलों को, इनके वर्करों को, आज वो पुलिस अच्छी लग रही है जिन पुलिस ने उस हाथरस की बेटी का सब जला दिया था। कल ही मेरी बात हुई हाथरस के परिवार से जी। उनका मेरा मैसेज आया कि भैया हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था लेकिन अभी तक हमारा लाइसेंस नहीं बना है। उनके भाई हैं संदीप, तो मैंने कल ही वहाँ के जिलाधिकारी से बात की, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि भाई आपने उनका लाइसेंस क्यों नहीं बनाया? कि सर मेरी जानकारी में नहीं। मैंने कहा आप जानकारी कर लो, उनकी फाइल मंगाओ, उनको लाइसेंस की जरूरत है, उन्होंने लाइसेंस अप्लाई कर रखा 2024 से, आपने क्यों नहीं बनाया अभी तक? तो मैं फिर कह रहा हूँ ना, मैं तो पुलिस को समझता हूँ, सरकार को भी समझता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन को, वो वही करता है जो सरकार चाहती। तो अभी पुलिस वही बयान दे रही है। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि वो लोगों ने पीट के मारा है, तो उनको मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उन पर लूटपाट का मुकदमा दर्ज, जिन्होंने हमारी मोटरसाइकिल जलाई है उन पर मोटरसाइकिल को जलाने का मुकदमा दर्ज, जो पथराव कर रहे हैं, जिनके हाथ में लाठियां है, वो क्या पुलिस के लोग हैं? पुलिस ने उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया है? ये तो जहां पकड़े हैं सब जाति देख के पकड़े हैं, सब शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, घरों से उठाए गए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है वो भी कास्टिस्ट प्रशासन है। हाँ है ही, हम तो देख रहे हैं, हमने देखा नहीं कि इतने सारे संगठन, इतना बड़ा उत्पात आगरा मचा, क्या कार्रवाई हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए? वो लोग उत्पात पचा के एक सांसद घर पे हमला करके चले गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो कास्टिस्ट क्यों नहीं है? मैं तो कास्टिस्ट भी है, और आप समझिए सरकार को के झूठ को सच साबित करने में भी लगा हुआ है। मैं तो पूरा मानता हूं कि इसमें पुलिस की और प्रशासन की मिली भगत है। तो जांच कराओ ना, सीबीआई जांच। अगर मैं और हमारे लोग गलत होते तो हम कहते कि साहब ठीक है हमसे गलती होगी, इसको छोड़ो। हम कह रहे हैं ना जांच कराओ, हम आगे बढ़कर कह रहे हैं सीबीआई जांच कराओ जी। तो पुलिस सीबीआई जांच कराए, जैसे हाथरस प्रकरण, इसकी जांच का पता लग जाएगा कि किसने क्या किया है। आप पर आरोप लगता है कि आप युवाओं को प्रवोक करते हैं, आप कहीं पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, इस तरीके के सोशल मीडिया पर सवाल चल रहे हैं कि आप बिना पॉलिटिकल स्टंट के भी तो जा सकते हैं, आप चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से जा सकते हैं पीड़ित परिवार को, अगर वाकई में न्याय दिलाने की चीज है। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए जी? मैं ट्रेन में बैठूं और चला जाऊं, और वहां जाके किसको फोन करूं, क्या कहूं? मतलब प्रैक्टिकल बात हमें करनी चाहिए जी, जी। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में सुरक्षा प्राप्त एक एमपी हूँ। मैं अगर यहाँ से उनको जानकारी देके नहीं जाऊंगा तो कल वो कहेंगे कि आप बिना इन्फॉर्मेशन कैसे आए, यानी कि आप इनोसेंस क्रिएट करा रहे हैं जी। भाई अगर कोई कहीं जाएगा तो पुलिस व्यवस्था भी करेगी। रास्ते में मैं ही जा रहा हूँ और किसी ने हमला कर दिया, जो लोग मुझे सपोर्ट करे उन्हीं को नुकसान पहुंचा दिया। सब लोग हमसे प्यार थोड़ा करते हैं। अभी तो 3 दिन पहले तो मुझे गोली मारने की धमकी मिली कि 10 दिन में मार देंगे। अभी मेरे ऊपर गोली भी चली, 2 साल हो गए हैं। तो हो सकता है मैं तो इस दुनिया में भी नहीं होता, महापुरुषों के आशीर्वाद से, माता बहनों में बच गया। लेकिन ये जो ये बातें कह रहे हैं और आप मुझसे इस तरह के सवाल कर रही हैं, अच्छी बात है, आप बहनें कर सकती हैं, मगर आप मुझे बताओ, एक आदमी तो बेचारा एक पार्टी का नेता, उसने तो भाषण दिया, उसने 30 लोगों मुकदमा करवा दिया, एक भाषण में ही मुकदमा करवा के चलाया चुनावी रैली में।
तो मेरा तो काम है ही नहीं इन सब चीजों पर ध्यान देने का। मैं तो एक जिम्मेदार आदमी हूँ, कहीं भी जाऊंगा तो प्रशासन को बताऊंगा, अपने लोगों को बताऊंगा कि वो अपनी तैयारी करें। कैसी तैयारी? काफिला कैसे जुड़ जाता है? काफिले की अगर बात करें तो काफिला कैसे जुड़ जाता है? क्या प्रशासन उसको लेके आता है? आप एक मैसेज कन्वे करते हैं तभी तो प्रशासन। तो मैं अपने जिले के लोगों को नहीं बताऊंगा क्या? जहाँ कहीं मैं जाऊंगा तो वहां उस परिवार से बात कैसे होगी? उनके पास लोग नहीं जाएंगे क्या कि भाई आज आपके यहाँ आ रहे हैं मिलने के लिए? उस परिवार को उसकी उनकी समस्याओं के लिए, अगर और जो हैं समस्याएं उनकी हैं, वो कैसे जाऊंगा उनके घर पे जाके? तत्काल वो बैठे हैं घर पे। अच्छा सोचो मैं बिना बताए चला जाऊं, जिसके मैं घर पे जा रहा हूँ वो बेचारा कहीं गया हुआ है रिश्तेदारी में या दूसरी जगह, तो लोग फिर मुझे क्या कहेंगे? मूर्ख नहीं कहेंगे कि भाई कम से कम बता के तो आते, इस परिवार को रोकते तो सही, इसको रखते तो सही है। हमारे लोगों को तो सुबह मेहनत के लिए जाना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ ना, इन ये जो सवाल है ना, ये चल रहा है सोशल मीडिया पर, सवाल सभी रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, सवाल सभी तरीके। जी जी ना, मैं सोशल मीडिया का जवाब दूंगा ना, मैं अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया जीवन नहीं है ना, सोशल मीडिया सच नहीं है। सोशल मीडिया पे तो रोज एक दिन में आदमी आसमान पे पहुंच जाता है, एक दिन में आदमी जमीन पे आ जाता है, एक दिन में आदमी की खूब आलोचना होती है, एक दिन में खूब प्रशंसा होती है। तो सोशल मीडिया के हिसाब से अगर देश चलता है ना, तो आज तो बहुजन समाज के लोग खुशहाल हो जाते हैं। इतनी बड़ी आबादी है इनके पास। इटावा की घटना पर आप क्या कहेंगे? इटावा में जिस तरीके से, अब तो पहले तो दलित प्रताड़ित होता था, अब तो यादवों की भी बारी आ गई है। उड़ीसा में जिस तरीके से दलितों को गाय ले जाने के लिए ही सिर्फ उनको मारा गया, क्या कहेंगे इन सब घटना? और यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको अगर जानकारी हो तो साहू समाज के एक कथावाचक थे, उनका अपमान हुआ। कुर्मी समाज के एक कथावाचक थी बहन, उनका अपमान हुआ। एक और लोधी समाज के कथावाचक थे, उनका अपमान हुआ। और मैं तो शेड्यूल्ड कास्ट बैकवर्ड के लोगों को, मुस्लिम लोगों को, अन्य धर्म लोगों को बहुजन ही मानता हूँ। मैं इनको SC ST OBC नहीं मानता हूँ, मैं तो इनको बहुजन मानता हूँ। तो बहुजनों के साथ तो मनुस्मृति में होता ही आ रहा था। मैंने ये कहा है कि मनुस्मृति के अकॉर्डिंग तो ये सही हो रहा है, इनको अधिकार ही नहीं है सब चीजें करने का, ना मंत्र बोलने का, ना मंत्र सुनने का। तो संविधान में तो सबको अधिकार है। जब ये पूजा कर सकते हैं तो पुजारी क्यों नहीं बन सकते? कथा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कथा पे किसी एक जाति का या एक जो है एक परिवार का हक है कि भाई वही कथा करेंगे? आज तो करोड़ करोड़ रुपए लेकर कथा कर रहे हैं लोग। जी। अच्छा, हिपोक्रेसी नहीं चलेगी ना, बहुजन समाज को ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये मैसेज कन्वे करेंगे अपने समाज को, जो ज्यादा बेनिफिट होगा कि एक तरफ आप मूर्ति का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आप मूर्ति समर्थक करते हैं, एक तरफ आप पूजा पाठ कर्मकांड का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आपको समाज का प्रतिनिधित्व करना है, आपको धार्मिक कर्मकांड को बढ़ावा भी देना है। नहीं, मैं तो वैचारिक व्यक्ति हूँ ना, मैं किसी कर्मकांड को बढ़ावा नहीं देता हूँ, ना मैं कोई कर्मकांड करता हूँ। नहीं, बहुजन समाज के लोग मिलने गया, मैं सब जगह जाता हूँ मोस्टली, लेकिन मैं उनसे क्यों नहीं मिलने गया? दो चीजें आपको बतानी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं उनसे इसलिए मिलने नहीं गया क्योंकि वो कोई सही कार्य नहीं कर रहे थे। वो बाबा साहब की कथा कर रहे होते, बाबा साहब के विचारों का संदेश, वो फूले साहू पेरियार के विचारों का, मामला रामसु वर्मा का, वो मुलायम सिंह यादव जी के विचारों का संदेश वो कर रहे होते ना। तो और उनके साथ अन्याय होता मैं लड़ना चाहता। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की कि उनके साथ अन्याय हुआ क्योंकि बहुजन समाज के लोग हैं तो आवाज उठाई। लेकिन अगर वो ये काम कर रहे होते ना तो मैं उनके लिए लड़ता। कौशाम्बी में क्यों गया आपको पता है? क्योंकि कौशाम्बी का परिवार, जिस परिवार के बच्चे के साथ अन्याय, वो उसी के फादर को जेल भेज दिया है। वो परिवार लगातार कह रहा है कि भाई जो नेता है वो हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। वो उस दिन भी उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी की हालत देखिए, आके मेरी पीड़ा सुनिए, मेरे घर आइए। आप समझिए ना, मैं वहां जाता हूँ जहाँ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर, सरकार मिलकर पीड़ित को दबा रहे होते हैं, वरना तो मर तो यहाँ रोज रहे हैं बहुजन समाज के लोग। मैं सब जगह नहीं जा सकता ना, लेकिन जहाँ से ये होता है कि भाई हम पाल समाज के लोग हैं, बहुजन समाज का हिस्सा, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे? पिछड़े वर्ग के लोग शेड्यूल कास्ट के यहाँ चले जाते हैं, मुस्लिम में तो चले जाते हैं। तो जब ये 3 जगह, जब ये बात झांसी मेरे पास आ गई, कानपुर में मेरे पास आ गई, बस्ती मेरे पास आ गई, तो फिर मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए और जाके उनकी पीड़ा को सुनना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुजन समाज के लोग हैं और उनकी लड़ाई लड़ना मेरी जिम्मेदारी। अब मैं पार्लियामेंट में भी इसको उठाऊंगा। और देखिए, संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन ही कर सकते हैं, इसके अलावा क्या है? जो लोग इधर उधर की बातें करें, हमने तो बहुत लोगों को सिखा दिया। कितनी तो पार्टी अब सड़कों पे आने लग गई, अब से पहले कहाँ थी? कौन मिलने जाता किसी के यहाँ? अब तो बहुत सारी पार्टियों के नेता जाते हैं गाड़ियों में बैठ बैठ के मिलने के लिए। उससे पहले कौन, 2 साल पहले बताओ कौन जाता था? नहीं, अगर बहुजन और भी पार्टियों की बात करें तो किसी युवाओं पर कंप्लेन या कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन आप ही की पार्टी के कार्यकर्ता जो भी सड़कों पर आते हैं उनकी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। ऐसा क्यों? आप कब से पत्रकारिता कर रही हैं? मैं 5 साल से कर रही हूँ। तो पिछले 5 साल में कितने लोग जेल गए हैं बताओ? आप जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे हर युवा पर इस घटना के अलावा बता दो जी, मान जाऊंगा आपकी बात को।
समझ जाऊंगा कि तो आप किसी पार्टी के एजेंडे पे एक सुन लो, एक किसी पार्टी के एजेंडे पे काम नहीं कर रही है, मान जाऊंगा। इसके पहले एक घटना बता दो पिछले 5 साल में कि आप वहां गए और वहां हिंसा होगी और किसी को जेल चला गया, बताओ, एक बता दो। नगीना की बात करते हैं, वहां से सांसद है, चुनाव के दौरान भी इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है। मैं कह रहा ना, एक मुकदमा कहीं हुआ बता दो ना। मैं 5 साल से पत्रकारिता कर रही हूँ, मैंने आपको कहा कि पिछले 25 चल रहा है, पिछले 5 साल में मैं कहीं गया और वहां कोई मुकदमा किसी पे हो, एक घटना बता दो। ये तो आपने बता दी जी। ये तो एजेंडा ना, मैं जिस दिन इस आंदोलन में आया था ना, पहले दिन से लग रहा है मेरे ऊपर आरोप। कोई कहता है 100 करोड़ की फंडिंग कर ली, कोई कुछ कर रहा है, तो एक पार्टी का एजेंडा है, उन पर और कोई काम ही नहीं बेचारों पे। ये नहीं करेंगे तो पता नहीं उनको रोटी भी हजम होती नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पत्रकारिता कर रही हो ना और फॉलो भी कर रही हो, ये भी पता है ना मुझे कि फॉलो भी कर रहे हैं बहन निधि रतन जी, हमें देख भी रहेंगे हम क्या कर रहे हैं बहुजन समाज के लोग। तो पिछले 5 साल में एक घटना बता दोगे तो मान जाऊंगा, तो नहीं बता पाओगे तो मैं मान लूंगा कि एजेंडे पे काम करना या इस तरह की बातें, एजेंडे की बातें करना ठीक नहीं है। बहुजन समाज के लोगों को सच की बात करनी चाहिए। आप हाथरस की बात करें, हाथरस आप गए पीड़ित परिवारों से मिले, आप गए थे अभी 20 में गए थे, 20 में जी। वहां पर युवाओं को किस तरीके से प्रशासन ने उनको डराया धमकाया, रातों रात घर से उठा लिया जाता है। आप वहां से आते हैं, पीड़ित जाना चाहिए तो मुझे आप ये कह दो ना, जाना चाहिए था। मैं आपको और बताता हूँ, आप तो मेरी बात करें, कांग्रेस के बड़े नेता गए यहीं, पुलिस ने धक्के मार मार के गिरा दिया नीचे, एक कांग्रेस की बड़ी नेत्री की यहीं गिरा दिया, उनके हजारों कार्यकर्ता यहाँ खड़े थे। तो आप बताओ ना, जाना चाहिए हाथरस के यहाँ? आप लोगों को इससे भी परेशानी है कि मैं हाथरस के परिवार से मिलने क्यों जा रहा हूँ? आप फिर समझो ना, जब इतना अन्याय होगा तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा। मुकदमे जेल क्या होती है? ये तो मैंने निर्दोष होते काटी है, ये तो मैंने निर्दोष होते हुए काटी है। कभी तो बहुजन समाज के लोग कहते हैं कि भाई न्याय खिलाफ कोई लड़ता नहीं, और जब कोई लड़ता है तो फिर उसको इस तरह की बातें करके उसके खिलाफ झूठी खबर भी चलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बहुजन समाज के लोग? ये तो ब्राह्मणवादी मीडिया बहुत है, ठीक है। मैं बहुजन मीडिया भी अब आपके इस आरोप के घेरे में कि बहुजन मीडिया भी अब ट्रेंड चला रही है आपके खिलाफ। मैंने आपसे पूछा, आपने सवाल तो पूछा जाना चाहिए, आपने कहा ना सवाल पूछो ना, कोई क्रिएटिविटी तो हो ना। आपने कहा कि जहां भी आप जाते हो, मैंने आपको 5 साल का वो कहा, एक बता दो 5 साल में। मैं आपको नहीं पता ना, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे फोन में रिकॉर्ड है। मैंने कौसाम्बी में जो लोग भीड़ थी, मैंने ही वो किया वीडियो कॉल, और मैंने उनसे आज जोड़ कहा कि ये लड़ाई हम लखनऊ में लड़ेंगे, पार्लियामेंट लड़ेंगे, आप अनुशासन में अपने घर चले जाओ। आपको नहीं पता ना, मैं दिखा दूंगा, मेरे फोन में अभी देखनी है आपको जी। हाँ, जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा ना मैं कितना जिम्मेदार हूँ। मेरे पे कंधों पे लोगों की जिम्मेदारी है ना, मैं हवा में नहीं ना कुछ भी कह दूं। लेकिन आप 5 साल में किसी एक दूसरी घटना का जिक्र नहीं कर पाई, उसका कारण ये कि हुआ ही नहीं ना, कुछ भी हुआ नहीं, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है ना। मोरबी में जो लोग मर गए, 300 लोग को उसमें क्या नाम वो टूट के, वो मेरे हाथ में नहीं है। जो प्लेन में लोग गए और वो मर गए, सब मेरे हाथ में नहीं है ना। तो सब जगह सब चीजों को मुझसे रिलेटेड करना या इस तरह की बातें करना, मैं समझता हूँ कि ये आप कह तो सकते हैं लेकिन इसकी जमीनी हकीकत नहीं है कुछ भी। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये देखिए, देखिए और दिखाइए, सुनिए, आप भी सुनिए। तो ये मैंने ही तो कहा ना लोगों को जाने के लिए, वहां के लोगों से मेरी बात ही नहीं हो पाई, मेरे संपर्क में नहीं थे वो लोग। और ये तो आप समझो ना, 5,000 लोग उधर भी इकट्ठा हो गए, 5,000, ये तो देखो ना कितना प्रेम करते हैं लोग। मैंने तो बाद में देखा ना, जिनको जेल भेज रहे हैं सब हमारे लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, घर से पकड़ के जेल भेज रहे हैं। तब फिर मैंने बता दिया पुलिस को कि अगर हमारे लोग निर्दोष लोगों को करोगे, और मैंने भेजी ना सुप्रीम कोर्ट की टीम अपनी पहुंच गई होगी, और हाई कोर्ट की भी, कि जाओ केस लड़ो, सबको निकालो, और हम लोग साथ खड़े हैं। आंदोलन करना आंदोलन करेंगे, संघर्ष करना कुछ भी करना पड़ा करेंगे, सड़क पे भी, पार्लियामेंट में भी, जान भी चली जाएगी तो पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों का हाथ तोड़, ऐसे थोड़ा जैसे 2017 में हमारा छोड़ दिया था कि भाई तो हमारे लोग नहीं है ये कह के, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। हम तो अपने लोगों के साथ खड़े हैं, खून का कतरा कतरा लगा देंगे उन लोगों के लिए जो बेचारे समाज के लिए संघर्ष करने आते हैं। तनख्वाह नहीं मिलती निधि बहन इनको, तनख्वाह नहीं मिलती इनको बेचारों को, इनको कुछ नहीं मिलता। इनके दिल में स्वाभिमान पैदा हो गया है कि भाई हमें अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है। ये आसान लड़ाई नहीं ना, मैं तो समझता हूँ ना कितनी हिम्मत से लोगों के अंदर बल आया, वरना पिटते थे बेचारे घर में। क्या ये स्वाभिमान बरकरार रहेगा? क्योंकि इसको सियासी हवा दी जा रही है, आपको खुद धमकी मिल रही है जान से मारने की। अच्छा, फिर मैं कह रहा हूँ ना, ये धमकी को अगर मैं इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो क्या होगा? लोग कहेंगे भाई बताया क्यों नहीं, पुलिस भी कहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन कहेगा कि भाई आपने बताया क्यों नहीं, कोई बात थी,
कल कोई बात हो जाए कौन जिम्मेदार होगा? और नहीं बता दूंगा तो आप लोग कहोगे आप तो धमकी मिल गई, आप तो डर गए। तो दोनों चीजों के एक सिक्के के दो पहलू है ना। मैं नहीं जाऊंगा तो कहोगे देखो अब तो सांसद बन गए, अब तो नहीं जाते किसी की लड़ाई लड़ने, पहले तो बहुत जाते थे। और अगर जाऊंगा तो आप कहोगे इतना काफिला, आपको इससे तो ये तो ब्राह्मणवादी लोग तकलीफ होने कि मैं रोल्स रॉयस में बैठ गया तो वो रोए, अच्छा समझ आता है। मेरे साथ सैकड़ों गाड़ियों काफिला चल रहा है, वो रोए तो समझ आता है। लेकिन अगर ये भी हमारे लोगों को तकलीफ होगी तो मैं क्या करूं? अच्छा सोचो वो लोग हैं कौन? सब गरीब लोग हैं, किराए की गाड़ी लेके आते हैं, लेकिन उनके अंदर इच्छा है कि उनका भाई आ रहा तो वो उसको सम्मान को बना के रखें। ठीक है, मैं तो एक गाड़ी से भी काम करता हूँ। मैं झारखंड गया चुनाव में एक ही गाड़ी से घूमता रहा। तो जहां जैसी क्षमता है, जहां जितने लोग हैं, जहां जिस तरह के साधन है उसी तरह के होते हैं। अब वहां कौन से गाड़ी वाले थे? 40-42 गाड़ियां जो हैं मोटरसाइकिल, वो सब बेचारे मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, कोई पैसे वाले लोग थोड़ा ही। लेकिन गरीब के बच्चे हैं, उनके अंदर संघर्ष करने की भूमिका पैदा होगी। चलिए आते हैं वापस यूपी पर। यूपी में 27 में चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। लोगों का आधार कार्ड से लेके डॉक्यूमेंट्स चेक करने से लेके उनके पैंट खोलकर प्राइवेट पार्ट भी चेक किए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ये भी ये सरकार के लोग करा रहे हैं? और जब मैं वहां लड़ने के लिए जाऊंगा तो फिर आप कहेंगी कि आप वहां क्यों गए, आपको नहीं जाना चाहिए था, वहां तो हिंसा हो जाएगी। इस डर से कि हिंसा हो जाएगी, पुलिस हिंसा करा देगी या सरकार हिंसा करा देगी, तो अपने लोगों को मरने के लिए थोड़ा छोड़ सकते हैं। जाना पड़ेगा, गलत को गलत कहना पड़ेगा। आपको पता मैं यहाँ दिल्ली में गिरफ्तार हुआ एनआरसी के आंदोलन में। पुलिस ने मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया कि साहब इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया। कोर्ट ने कहा ले आओ भाई भाषण लाओ, तो कह रहे जी वो तो हम पे है नहीं। भाषण क्या था? मैंने संवैधानिक प्रस्तावना पढ़ी थी। आप लोग जातिवाद सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करते हैं। नीली क्रांति के चक्कर में आप लोगों को प्रवोक करते हैं कि हांडी और झाड़ू की लड़ाई, वो जमाना गया। आप कहाँ जातिवाद होता है सर? एक आध दो केस आते हैं तो पता नहीं ना मुझे, आपको पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रही है। मुझे लग रहा है कि आप भारत से बाहर रह रही, जो आपको लग रहा है जातिवाद नहीं है। कहीं जातिवाद तो है ना, तो राष्ट्रपति भी नहीं घुस सकती मंदिर में आदिवासी होने के बाद। और यहाँ तो दलित होने के बाद जो है ना आदमी घोड़ी पर चटकता। आप भूल गए क्या मथुरा में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, बुलंदशहर में क्या हुआ, हापुड़ में क्या हुआ? भूल गई आप? पता नहीं आप कौन सी पत्रकारिता कर रही हैं। आप ये भूल गई कि घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं। ये क्या जातिवाद नहीं है क्या? एक तरफ आप घोड़ी का विरोध भी करना है, घोड़ी पर भी चढ़ना है, और फिर आप जाति का फायदा उठाकर ST/SC एक्ट भी लगवाते हो लोगों पर। तो कोई अपराध करेगा तो उस पर लगेगा ही ना। मैं थोड़ा लगाता हूँ, जिनके साथ पीड़ा होगी वही तो लगा रहे ना। मेरे कैसे थोड़ा लगता है कि SC/ST एक्ट क्यों? मैं कोई सरकार हूँ क्या? मेरे कैसे लगेगा? तो आप अपराध ही क्यों करती हो? अपराध मत करो ना, क्यों लगेगा आपके ऊपर? आप एक संवैधानिक पद पर हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद को अभी भी जातिवाद का सामना करना पड़ता है? मैं तो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपनी लड़ रहा हूँ ना। अपनी तो मैं एप्लीकेशन भी नहीं कराने का, जो मेरे जिसने मुझे धमकी दी कि 10 दिन में मार देंगे, नहीं गया ना मैं कराने के लिए। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ ना, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, बहुजन समाज की। उनके साथ अन्याय होगा तो मुझे तकलीफ होगी, फिर मैं लड़ाई लड़ने जाऊंगा। और मेरे ऊपर कोई क्या आरोप लगाता, हम तो काशीराम साहब के चेले, वो कहते थे आरोप, अपमान और नुकसान, 3 चीजों के लिए तैयार रहना अगर समाज की लड़ाई लड़नी है। इन चीजों की परवाह नहीं करते बहन, लड़ाई लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक शरीर में आखिरी लहू का कतरा, जब तक सांस है। अपने समाज का हाथ पकड़े रखेंगे और महापुरुषों के आंदोलन चलाते रहेंगे। जी, बिहार का चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे देश की आवाम से? युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिहार का चुनाव बता रही है और युवाओं के लिए मैसेज पूछ रही है। बिहार में सिर्फ युवा ही थोड़े, सब लोग हैं। हमारी पार्टी वहाँ काम कर रही है। पार्टी की जो स्टेट टीम का जो निर्णय होगा उसका हम लोग सम्मान करेंगे। जो भी वहाँ से वो स्टेट की टीम करना चाहेगी उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, उनकी मदद करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय। धन्यवाद बहन। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। तमाम मुद्दों पर बात की। सवाल वही है जो हर बार गोदी मीडिया बहुजन नेताओं को जलील करने के लिए पूछती है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि मीडिया जातिवादी है या नेताओं को वाकई में पॉलिटिकल डैमेज करने के लिए ये सब माहौल क्रिएट किया जाता है। प्रयागराज की हिंसा पर जिस तरीके से सारी चीजें क्लियर हुई, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा है चंद्रशेखर आजाद भाई क्या कह रहे हैं। दोस्तों इस समाज में कुछ लोग अभी भी नहीं चाहते हैं कि गरीब बच्चे जो है, गरीब लोगों के बच्चे आगे बढ़े, शिक्षा पाएँ। और दोस्तों इसीलिए 5000 स्कूल हमारे देश से बंद किए जा रहे हैं। दोस्तों इस चीज़ पे बहुत ही हमारे देश पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो गरीब इंसान के बच्चे हैं वो पढ़ लिख के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इससे हमारा देश जो है अंधकार में भी जा सकता है। दोस्तों इसीलिए काफ़ी लोग चंद्रशेखर आजाद भाई का सपोर्ट करिए
और काफ़ी लोग जुड़िए और इस शिक्षा के लिए जो स्कूल सरकारी बंद हो रहे हैं उनके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं। और हम तो यही कहेंगे कि ऐसा ना जाए, मैं भी तो यही सभी लोगों से निवेदन है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट बॉक्स में बताना, सही है या गलत है, कौन कहाँ से देख रहा है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।